हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनको बहुत चिंता थी और उसी समय उनके गांव में उनकी ही बिरादरी का, उनकी ही जाति का रमेश जो है ना, वो लखनऊ से छुट्टियां बिताने गांव आया था और अपने पुत्र मोहन को पढ़ाई के लिए उससे बातचीत की थी। आज हम उसी के आगे की कहानी पढ़ते हैं। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है कि रमेश ने मोहन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने वंशीधर ने यही बात कही कि अपनी बिरादरी यानी जात बिरादरी की बात को उन्होंने जाहिर किया। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी कि मोहन रमेश के साथ में लखनऊ गया और लखनऊ में जाकर के रमेश के घर में जो उनकी पत्नी, उनकी माँ थी, उनको घर के कामों में हाथ बटाने लगा और जो मोहल्ले में और भी औरतें थीं उनसे भी उन्होंने चाची और भाभीियों का रिश्ता कायम करके उनके भी घर के काम में हाथ बटाने लगा। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने समान के विरुद्ध जान पड़ता था। यानी कि मोहन यहाँ से लेके तो गया था, रमेश यहाँ से मोहन को लेके तो गया था, लेकिन वहाँ पर जा कर के उसको अपने भाई या अपने बिरादरी का बताना उसको अच्छा नहीं लगता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। यानी कि मोहन को उसने नौकर के समान वहाँ पर रख रखा था, क्योंकि उसको रमेश को शर्म आती थी कि ये हमारी बिरादरी का हमारा भाई है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, यानी कि उसका एडमिशन करवा दिया, उसका नाम लिखा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूल जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, क्योंकि उसको पूरे समय घर का ही काम करना पड़ता था, जिसके कारण एक गांव का होशियार बेटा आज वो अपनी पहचान शहर में नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। यानी कि जो मोहन है, मोहन गर्मियों की छुट्टियों में भी नहीं आता था, क्योंकि रमेश अब उसके बिना उसके घर का काम नहीं चल रहा था। यानी कि रमेश अपने घर में उसको नौकर के समान पूरी काम में व्यस्त रखने लगा। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे और इधर जो मोहन के पिता वंशीधर थे वो अपने सपनों में खोए रहते थे कि मेरा बेटा मोहन पढ़ लिख करके एक बड़ा आदमी बनेगा। परंतु स्थिति यहाँ पर दूसरी थी। यहाँ पढ़ना लिखना तो दूर, मोहन को 2 वक्त का समय भी नहीं मिलता था घर के काम से। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिराकर जिस ओर से उठती है उसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपनी किसी परिचित के प्रभाव से उसके एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। यानी कि सबने ये सोचा कि रमेश की पढ़ाई आगे तो मुश्किल है, मोहन की पढ़ाई आगे नहीं कराना चाहिए, इससे अच्छा है कि बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो घर में बैठे हैं, उनको कोई कामकाज नहीं मिलता है, इसलिए ऐसा करते हैं
कि इसको कोई काम काज सिखा दिया जाए जिससे ये अपना खर्चा पानी निकाल सके। इसमें क्या हुआ कि उन्होंने तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू काम में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का समय बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। यानी कि उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी और तकनीकी काम में शुरू हो गया था और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा था, जिसको वहां पर कोई काम नहीं मिल रहा। वंशीधर से जब कोई भी मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की वावत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी, इच्छापूर्ण, स्वप्न भंग आ गया है, इच्छापूर्ण न होना, देने की साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। सेक्रेटरी यहाँ सचिवालय के लिए कहा गया है कि उसकी सचिवालय में नियुक्ति हो गई है और वह शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगाने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे, यानी जो उनके शब्द थे उनको चुभते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के लाल फाल को पेंच से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गर्दी माने बना दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत बनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूल के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना आ रही हो। किसके पास? धनराम के पास, यानी कि जो उसके बचपन का मित्र था। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। जैसा कि पहले प्राचीन समय में ऐसा होता था कि जो उच्च लोग के लोग हुआ करते थे वो जो शिल्पकार होते थे, शिल्पकार माने कि काम काज कारखाना करने वाले लोग जो होते थे उनके गलियों में नहीं आया करते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी और वो उनके पास बैठते नहीं थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं। धनराम मन ही मन उनके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक छोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी माने होते जो लोहे की चीज को पकड़ने का काम करती है, पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे डाले। यानी क्योंकि मोहन ने तकनीकी के कारण वहां पर काम सीखा था और जब वो धनराम को ये काम करते हुए देख रहा था और वो रॉड उससे सही नहीं हो रही थी तो स्वयं मोहन ने ही उसको सही करके उसका रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला और वह अबाक मोहन की ओर देखता रहा। उसने मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से उधर उधर देखने लगा। धनराम सोचने लगा कि ब्राह्मण या पुरोहित का पुत्र हमारे यहाँ पर जो लोग बैठा नहीं करते थे, खड़े नहीं होते थे, आज उसने हमारे यहाँ बैठ करके और ये काम किया है।
और वो धनराम इधर उधर देखने लगा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था, जबकि मोहन इन सब बातों से बेखबर था और वो संतुष्ट भाव से उस लोहे के छल्ले को देख रहा था कि इसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृत माने पानी की मुद्रा में देखा और उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। सृजक वहाँ पर कहा गया है रचनाकार के लिए, कि एक ऐसे रचनाकार की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी, स्पर्धा यहाँ पर होड़ भाग दौड़, और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। धन्यवाद।